एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटल 5 चैप्टर हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में कवर करेंगे, जो कि केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग, एसिड बेस सॉल्ट, तीसरा चैप्टर होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चौथा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और लास्ट चैप्टर जो हम लोग कवर करेंगे वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये पांचों चैप्टर कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होगा इस टर्म में कि जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो कहीं ना कहीं इस पांचों चैप्टर का किसी न किसी चैप्टर में हायर स्टैंडर्ड में यूजेस ज़रूर आएगा। तो काफ़ी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है हर एक चैप्टर को। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग, और उस पूरे चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि किस किस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा कि हमको ये लिखने आना चाहिए कि किसी कंपाउंड का, किसी बाइनरी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला क्या होगा। सही तरीके से करेक्टली किसी कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को किस तरीके से लिखते हैं। क्लास 9th में थोड़ा बहुत इसके बारे में आप जाने थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में, लेकिन हमको यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी डिटेल में चाहिए कि हमको लगभग हर एक बाइनरी कंपाउंड, हर एक आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने आना चाहिए। उसके लिए हम लोग को वैलेंसी हर एक स्पीसीज का नोन होना चाहिए, और तब जाके हम लोग केमिकल फार्मूला लिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हर एक का वैलेंसी नोन हो, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना भी। उसके बाद फिर केमिस्ट्री में काफ़ी कम टेंशन बचेगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कंपेयर करेंगे हम लोग क्या दोनों में डिफरेंस है, और फिजिकल चेंज को यहीं पे छोड़ते हुए निकल जाएंगे और पूरे केमिस्ट्री में केमिकल चेंज के बारे में स्टडी करेंगे। एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वर्ड इक्वेशन नहीं तो फिर केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग देखेंगे। फिर एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका सीखेंगे, और उस तरीका का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। एक नंबर से हम बैलेंस करने का कोशिश करेंगे, ट्राई करते रहेंगे, हो सकता है कभी ना कभी बैलेंस हो जाए, लेकिन फिर भी आसान तरीके से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। फिर केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है, वो केमिकल रिएक्शन का डिफरेंट टाइप्स को हम लोग देखेंगे। किस बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई कर रहे हैं, इस चीज को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। सिंपली अगर बोले तो केमिकल रिएक्शन टोटल 4 टाइप्स का होगा: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये चारों के बारे में पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन टोटल 3 टाइप्स का होगा: फोटो डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। करंट के प्रेजेंस में ब्रेक कर दीजिए तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। हीट से डिकम्पोज करेंगे तो वो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन, और अगर हम लोग लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन का 3 टाइप्स होगा। उसके बाद हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट किसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा रिएक्टिव या कम रिएक्टिव है। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ढेर सारा एग्जांपल्स भी आएगा। फिर हीट रिलीज और अब्जॉर्ब के बेसिस पे रिएक्शन 2 तरह का, एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस दोनों के बारे में समझेंगे। रिएक्शन केमिकल चेंजेस जो होगा वो रिवर्स भी कर सकता है, तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है, इरिवर्सिबल हो सकता है, दोनों के बारे में। फिर रिएक्शन के रेट के बेसिस पे कि आखिर कितना जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है रिएक्टेंट का, तो उस बेसिस पे रिएक्शन आपका हो गया स्लो, मॉडरेट एंड फास्ट।
काफ़ी फास्ट रिएक्शन। और क्या होगा उस सब का एग्जाम्पल उसको देखेंगे। फिर एक चैप्टर जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड, वहाँ भी हम लोग केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड सो ऑन। फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस चैप्टर का, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होगा, वो होगा रेडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट। रेडॉक्स रिएक्शन वाले पार्ट को कवर करते वक्त थोड़ा सा डीप हम लोग चले जाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी को पढ़ेंगे यहाँ पे कि आखिर ये ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा टर्म है और ये किस तरीके से वैलेंसी से डिफरेंट है, और किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एटम का, किसी भी कंपाउंड या पॉलीएटॉमिक आयंस में। ऑक्सीडेशन नंबर का जिस समय नॉलेज हो गया तो समझ लीजिए कि रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके जस्ट बाद का टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, क्या है पहचानने का तरीका, किस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ये टॉपिक को हम लोग देखेंगे। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर हम लोग ये पता करने का कोशिश करेंगे किसी रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। फिर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप भी देखेंगे, एक डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, और फाइनली कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ने के बाद इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर पाएंगे। तो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग को जाना होगा रेडॉक्स वाले पार्ट को कवर करते वक्त, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हम लोग को रेडॉक्स तभी समझ में आएगा, तभी हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, राइटिंग करेक्ट केमिकल फार्मूला। तो बहुत ही क्लियर वे में आप ये समझ लो कि हमको वैलेंसी के बारे में आइडिया होना ही चाहिए। वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, या किसी आयंस के कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोलते हैं। एलिमेंट का वैलेंसी तो चलो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, इसका एक पर्टिकुलर तरीका है। एलिमेंट दो तरह का होगा, एक को बोलेंगे मेटल, दूसरे को बोलेंगे नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल के वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। नॉन मेटल के वैलेंस शेल में 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होगा। नॉन मेटल में टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, और मेटल में टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो एक्चुअल में शुरुआत में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो कहीं ना कहीं घट गया। दूसरे तरीके से बोले तो प्रोटॉन बढ़ गया। तो प्रोटॉन जितना बढ़ेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा और यह बना देगा कैटायन। इसमें क्या होगा कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए नॉन मेटल में एक टेंडेंसी आ रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से गेन करेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से एक्सीड कर जाएगा। और जब ऐसा होगा तो वैसे सिचुएशन में प्रोटॉन का नंबर घट गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, तो ये नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। और जब नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा तो हम इसको कह देंगे एनायन। और टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होता है किसी एटम के आयन में, टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम लोग बोल देते हैं वैलेंसी। ध्यान रहे पॉजिटिव नेगेटिव साइन को ढोने की जरूरत नहीं है, बस उस नंबर को जितना माइनस और जितना प्लस है उसको वैलेंसी बोलें। तो सोचिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो +1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा +2 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा +3 चार्ज,
4 जिसके वैलेंस सेल में होता है वो ना डोनेट करता है ना शेयर गेन करता है, तो कोई चार्ज नहीं होगा, बट फिर भी चार्ज शेयर करके ऑक्टेट पूरा करेगा, वैलेंसी 4 होगा। ये 3 गेन करके करेगा तो यहाँ -3 चार्ज हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 पूरा करेगा, -2 चार्ज होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 पूरा करेगा, -1, और इसका वैलेंसी हम लोग 0 बोलेंगे। तो जिसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन +1 चार्ज उस पर और वैलेंसी 1, जिसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 2 तो वैलेंसी भी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 तो वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो वैलेंसी 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 तो वैलेंसी 3, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना है इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 तो 2 और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वैलेंसी 2 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंसी 1 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो कुछ जरूरत ही नहीं है अगले को, ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है। ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, न गेन करेगा, न शेयरिंग करेगा, हम लोग बोलेंगे इसका वैलेंसी 0 है। तो एलिमेंट को हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि वैलेंसी हम लोग इसका फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जो कंपाउंड आयंस होता है, पॉलीएटॉमिक आयंस होता है, जिसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट होता है और फिर भी उस पर चार्ज हो, तो तत्काल क्लास 10 स्टैंडर्ड में हमको वैसे कुछ एग्जाम्पल्स को याद रखना होगा। इसके लिए एक पर्टिकुलर सीट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उस सीट को आप डाउनलोड कर लेंगे और उसमें जितना भी पॉलीएटॉमिक आयंस है उसके वैलेंसी के साथ आपको याद रखना होगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं कि कैसे वैलेंसी हम लोग फाइंड आउट करना है, और तब बात हम लोग करेंगे केमिकल फार्मूला किस तरीके से लिखना होगा हम लोग को। जैसे मान लिया जाए, कुछ एग्जांपल लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड सो ऑन। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, एटॉमिक नंबर तो याद होना ही चाहिए आप लोग को। ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 8, नाइट्रोजन 7, सल्फर 16, फास्फोरस 15, क्लोरीन 17, फ्लोरीन 9। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, तभी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल पाएगा, और जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलेगा तो अभी हम बताए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी कैसे डिसाइड करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 281, इसका लिखेंगे 282, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरे पास है 12। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगा 2 8 3, 2 and 6, 2 and 5, 2 8 and 6, 2 8 and 5, 2 8 and 7, 2 and 7। अब ये बताना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, 6 है, 5 7 7। क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम बता सकते हैं कि इस पे चार्ज क्या होगा? अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इतना डोनेट होगा तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, प्रोटॉन बढ़ जाएगा, जिसके चलते इस पे +1 चार्ज होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर कितना चार्ज ले लेगा? 2 पॉजिटिव, इसलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गया, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल था, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन 2 घट गया, इस तरीके से प्रोटॉन 2 बढ़ गया, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है कैसा? पॉजिटिव, इसलिए 2 पॉजिटिव। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो +3। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करने नहीं जा रहा है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा है, उसका न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो 6 इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ओवरकम करके बाहर नहीं जा सकता है। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर ले या शेयर करके। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, तो 2 माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा? माइनस। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा? 3, इसलिए -3 चार्ज होगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -2 चार्ज होगा। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -3 चार्ज होगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -1, और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करेगा, -1। तो क्या वैलेंसी हम लोग लिख सकते हैं इसका? बिल्कुल, बस पॉजिटिव नेगेटिव साइन को
बाय बाय कह देंगे, वैलेंसी लिखा गया। दिस इज 1 2 3 2 3 2 3 1 एंड 1। ध्यान रहे जितना भी नेगेटिव वाला चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज है उसके नाम को लिखते वक्त एक सफिक्स ऐड करते हैं और उस सफिक्स को हम लोग बोलते हैं IDE। अगर ऑक्सीजन है तो इसके लिए लिखेंगे ऑक्सीजन में ऑक्साइड, IDE दिख रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन के नेगेटिव आयंस को ऑक्साइड बोलेंगे, तो ऑक्साइड क्या हो जाएगा, O पे 2-, वैलेंसी कितना 2। अगर सल्फर है तो सल्फाइड और S पे 2-। अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड। क्या हम लोग नाम आसानी से याद कर सकते हैं? बिल्कुल, बस लास्ट का वर्ड देखने के बाद ही हमको पता चल जाएगा कि वो मोनोएटॉमिक आयंस है या पॉलीएटॉमिक। IDE बहुत कुछ बता रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा बताएंगे, फॉस्फाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बताएंगे, क्लोराइड। इसका फ्लोराइड। इस तरीके से हम लोग सबका नाम लिख सकते हैं नेगेटिव आयंस का। तो एलिमेंट का वैलेंसी तो फाइंड आउट कर लिए हम लोग को मेन क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस। जैसे पूछा जाए आपसे सल्फेट का वैलेंसी क्या होगा, सल्फेट क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है, परमैंगनेट क्या होता है, सिलिकेट क्या होता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब क्या होता है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस का। नाइट्रोजन की से रिलेटेड तो सबसे पहला तो नाइट्रोजन का आयंस होगा N3-, जिसको हम लोग बोल देंगे क्या, नाइट्राइड। दूसरा एक आयन होता है NO3 जिसपे चार्ज होता है माइनस। एक और आयन होता है जिसपे चार्ज होता है माइनस। एक और आयन होता है इस पे कर दे रहे हैं NO4-, इसको कर दे रहे हैं NO3-, एक कर दे रहे हैं NO2-। सबसे पहले अगर बात किया जाए नाइट्रोजन कंटेनिंग जितना पॉलीएटॉमिक आयंस है सबका वैलेंसी 1 होगा। माइंड में एक्सेप्ट कर लेना है कि जितना भी नाइट्रोजन का पॉलीएटॉमिक आयंस बनेगा सबका वैलेंसी 1 होगा। बट नाम क्या होगा इस तीनों का, इसको देखिए, इसको हम बोल रहे हैं नाइट्राइट। ध्यान से देखना, ITE दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा है नाइट्रेट, इस बार जो सफिक्स है ITE को रिप्लेस करके ATE हो गया और इसको हम बोल दिए पर नाइट्रेट। ATE भी दिख रहा, PER भी दिख रहा, पर यहाँ पे प्रीफिक्स हो गया। तो एक तरह से अगर इस तीनों को कंपेयर करें तो एक माइंड में सेटअप आ जाएगा मेरा कि जब ITE है तो निश्चित रूप से कम ऑक्सीजन है, ATE है तो इसके रिस्पेक्ट में एक ऑक्सीजन बढ़ गया। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 3 और एक्सेस इससे भी एक ज्यादा हो गया, तो ATE के साथ साथ एक सफिक्स के साथ प्रीफिक्स लगा दीजिए और वो पर। अगर आपसे पूछा जाए कि मान लेते हैं कि ये SO3 सल्फर का एक और ऑक्सीजन बढ़ा दिए, एक और ऑक्सीजन बढ़ा दिए, देखिए चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे बोलते हैं सबसे कम ऑक्सीजन है 3, फिर 4 और फिर यहाँ 5 कर दे रहे हैं। 3 वाले में सबसे कम तो यहाँ पे हम लोग भी क्या यूज करेंगे, IT। सल्फर है तो सल तो लिखेंगे और फाइट, FPHITE। अभी जस्ट हम लोग देखे थे सल्फाइड IDE, लेकिन यहाँ पे क्या है ITE। फिर इसको लिखेंगे सल, एक ऑक्सीजन बढ़ा तो ITE के जगह पे ATE। चूंकि एक और ऑक्सीजन बढ़ गया तो इस बार क्या लिख देंगे, पर सल्फेट। तो कहीं ना कहीं अगर एक याद है तो बहुत को याद हो गया। तो ये सब क्या है, काफी इंपॉर्टेंट पॉलीएटॉमिक आयंस है। अगर इसमें एक हाइड्रोजन लगा दे HSO3 तो 1- हो जाएगा और इसको बोलेंगे पर, नहीं यहाँ पे लगाएंगे एक प्रीफिक्स बाई और सल्फाइड लिख देंगे।
अगर हम इसमें हाइड्रोजन लगा दिए HSO4, 2 माइनस से 1 माइनस हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, बाइसल्फेट। तो इस तरीके से कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस है जिसको हम लोग को याद रखना है, और जब याद हो जाएगा तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे ये हम लोग देखते हैं। जूनियर क्लास में आप पढ़े होंगे क्रिस क्रॉस मेथड, और उस क्रिस क्रॉस मेथड से केमिकल फार्मूला हम लोग लिखते थे, लेकिन हम लोग के पास अब उतना टाइम नहीं रहता है कि बार बार क्रिस क्रॉस मेथड का यूज करें। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि आप लिख के बताओ कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला। तो कैल्शियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Ca। अगर नाइट्रेट आपको याद है तो निश्चित रूप से लिखोगे NO3। चार्ज को लिखने की जरूरत नहीं है, वो वैलेंसी है, तो इसका वैलेंसी 1, क्योंकि NO3 पे माइनस चार्ज होता है। कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितना होगा, 2। इसके नीचे लिख दिए 2। करना कुछ नहीं है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। Ca के साथ 1 लिखो और नाइट्रेट के साथ क्या लिख देंगे, 2। तो CaNO3 दिस इज द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। ये कैल्शियम नाइट्रेट का करेक्ट केमिकल फार्मूला हुआ। या फिर दूसरे तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो डायरेक्ट हम लोग कैल्शियम और नाइट्रेट जैसे कंपाउंड बोला वैसे दोनों का सिंबल लिख दिए। अब इसका वैलेंसी इधर कर देना और इसका वैलेंसी उधर कर देना। नाइट्रेट का वैलेंसी 1 जो कैल्शियम के सबस्क्रिप्ट में लिखा है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 जो नाइट्रेट के सबस्क्रिप्ट में लिखा है। तो व्हाट इज द फार्मूला, CaNO3 इसी पैटर्न पे अगर बोलता कि बताओ कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला क्या होगा, तो बस कुछ करना नहीं है, कैल्शियम लिख लेना और फॉस्फेट अगर याद है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। और छोड़ देंगे तो फार्मूला नहीं लिख पाएंगे, और फार्मूला नहीं लिख पाएंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे, और केमिकल रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, और फाइनली नंबर भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमको ज़रूरी है कि केमिकल फार्मूला लिखने आना चाहिए। तो फॉस्फेट का वैलेंसी कितना, 3, जो कि किसके साथ, कैल्शियम के साथ। कैल्शियम का वैलेंसी कितना, 2, जो कि यहाँ लिख देंगे। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो लगेगा PO42, नहीं तो PO4 को स्मॉल ब्रैकेट में पुट कर देंगे, जिससे लगेगा कि फॉस्फेट टोटल है कितना, 2। दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट। बोलेगा फेरस क्लोराइड। तो यहां भी देखिए फेरस जो है आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब सफिक्स OUS है तो मान के चलना है कि वैलेंसी कम है, और अगर ICE है तो मान के चलना है ज्यादा। तो 2 हम लोग लिख रहे हैं, फेरस क्लोराइड एंड फेरिक। इस बार फेरिक है सफिक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो वर्ड के लास्ट में दिख रहा है, और यहाँ एक, यहाँ वैलेंसी ज्यादा होगा, मोर वैलेंसी, और यहाँ लेस वैलेंसी। अब आयरन का तो वैलेंसी पता होना चाहिए, 2 होता है, वेरिएबल 2 और 3 दोनों। यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3। अब बताएंगे क्लोरीन तो वैलेंसी 1 होता है, क्योंकि वैलेंसी में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 चार्ज गेन करेगा, जिसके चलते वैलेंसी 1। तो आयरन को Fe लिख देंगे और क्लोरीन को Cl लिख देंगे। बाद में इंटरचेंज कर देंगे उसके वैलेंसी को। क्लोरीन का वैलेंसी 1 है और आयरन का 2 है। FeCl2 विल बी करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ फेरस क्लोराइड। अगर यहाँ फेरिक क्लोराइड का बात करें तो फिर से Fe और Cl लिख दिए। क्लोरीन का वैलेंसी इसके साथ नहीं, आयरन के साथ आएगा, एक्सचेंज करना है। आयरन का वैलेंसी अगर पता है तो 3 है, तो इसको लिख देंगे FeCl3 इज द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ व्हाट, फेरिक क्लोराइड। उसी तरीके से क्यूपरस, क्यूपरिक, ICOUS। कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, +1 और +2। तो +1 वाले में, अस वाले में डाल देंगे, और +2 किस में डालेंगे, इक वाले में। उसी तरीके से एस्टानस और एस्टैनिक,
ICOUS। और स्टैन मीन्स होता है टीन, और टीन का वैलेंसी 2 होता है, 2 और 4। तो 2 तो कम वाला हुआ और 4 ज्यादा वाला, तो 2 किसका होगा? स्टैनस का, और 4 किसका होगा? स्टैनिक का। सिमिलरली एक और है लेड से रिलेटेड, प्लम्बस और प्लम्बिक, ICOUS। इसका भी 2 वैलेंसी होता है, वेरिएबल वैलेंसी 2 और 4। सो अस वाले में क्या हो जाएगा? 2, और इक वाले में क्या हो जाएगा? 4+। तो इस तरीके से मेटल के आयंस में 2 सफिक्स दिख रहा है, एक OUS, दूसरा IC। OUS जब होगा और IC जब होगा, और आपको पता है कि वेरिएबल वैलेंसी 2 पॉसिबल है वहाँ पे, तो जो छोटा वाला नंबर होगा वो अस के लिए, और बड़ा वाला नंबर जो होगा वो इक के लिए। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हम लोग को माइंड में रखना होगा, किस तरीके से याद कर ले हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस को, ये देखना होगा। कुछ और पॉलीएटॉमिक आयंस को देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सफिक्स एंड प्रीफिक्स बहुत कुछ डिसाइड करता है। डायरेक्ट रट लेने से अच्छा है कि हमको आइडिया मिल जाए कि सफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या यूज हो रहा है। अगर हम क्लोरीन फैमिली का बात करें कि कितना आयंस होता है, सबको हम याद करना चाहते हैं, तो एक तो होता है क्लोराइड, एक होता है क्लोराइड जिसमें सफिक्स है IDE, दूसरा होता है हाइपो क्लोराइट, ITE, और हाइपो भी है। फिर होगा क्लोराइट, हाइपो हट गया। फिर होगा क्लोरेट, ITE की जगह 8। फिर आ गया पर क्लोरेट, ATE एंड पर। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर इसमें से कोई एक याद है तो सब याद है, तो सबसे कम वाला याद करिए। क्लोराइड तो सिंपल है ना, Cl- वैलेंसी 1, जितना भी है सबका वैलेंसी 1 होगा, लेकिन फार्मूला लिखने के लिए इसका भी तो फार्मूला चाहिए, सिर्फ वैलेंसी 1 बोल देने से नहीं होगा, इसका फार्मूला भी चाहिए। तो सबसे पहले तो हाइपोक्लोराइट, इसका होता है ClO, और इस पर चार्ज -1। अब बताइए ITE है, हाइपो का मतलब ITE में जितना ऑक्सीजन था उससे भी एक कम। हाइपो का मतलब क्या हुआ कि ITE वाले में जितना ऑक्सीजन था ना उससे भी एक कम ऑक्सीजन कर दो। तो ITE वाले में था 2, तो इसमें हो जाएगा 1। अब ITE को हटा के क्या कर दिए? ATE। तो ITE वाले के रिस्पेक्ट में एक और ऑक्सीजन को बढ़ा दो, चार्ज तो एक ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ClO3-, और पर लग गया तो ATE वाले से एक ऑक्सीजन और बढ़ा दो, तो इसका मतलब ClO4-। उसी तरीके से अगर ब्रोमीन का बात करें हम, तो एक होता है ब्रोमाइड। अब क्लोरीन एंड ब्रोमीन सेम फैमिली का है, सेम ग्रुप का है, तो वैलेंसी भी सेम होगा, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर में करेंगे। अभी माइंड में ये रखना है कि एक ग्रुप में जितना भी एलिमेंट सबका वैलेंसी सेम। ब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइट, ITE और हाइपो दिखा हमको, यहाँ IDE दिखा। फिर ब्रोमाइट सिर्फ ITE दिखा। फिर ब्रोमेट ATE दिख गया। फिर पर ब्रोमेट पर भी दिखा और ATE भी दिखा। सिमिलरली उसी तरीके से ब्रोमीन में IDE है, इसका मतलब एक से ज्यादा एटम नहीं होगा, वो नॉन मेटेलिक आयंस होगा एक एटम का, तो Br पे हो जाएगा -1। हाइपोब्रोमाइड का बात करें तो हाइपोब्रोमाइड जैसे ClO- वैसे ही BrO-। अब इससे एक ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए, क्योंकि हाइपो भी था ITE भी था, मीन्स ITE से हाइपो में एक और कम ऑक्सीजन होगा, मीन्स इससे एक ऑक्सीजन बढ़ा दे तो हाइपो यहाँ से हट जाएगा, BrO2-। ITE को ATE से रिप्लेस किए तो एक और ऑक्सीजन बढ़ाइए, BrO3-। और पर लगा दिए तो एक और ऑक्सीजन बढ़ाइए, BrO4-। क्या हम लोग उसी तरीके से बोल सकते हैं I-, IO-, IO2-, IO3-, IO4-। आयोडीन I को रिप्रेजेंट कर रहा है।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एक ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए वैलेंसी भी सबका एक जैसा होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयोडाइड। आयोडाइड, आईडी लग गया। इसको क्या बोलेंगे? हाइपो आयोडाइट, इसको आयोडाइट, इसको आयोडेट, इसको पर आयोडेट। तो कुछ इस तरीके से कोशिश किया जा सकता है कि पॉली एटॉमिक आयंस हम लोग याद कर लें, और जैसे ही पॉली एटॉमिक आयंस हम लोग को याद हो जाएगा तो हम लोग केमिकल फार्मूला लिखने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ लीजिए अगर केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं तो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम बहुत कम जाएगा, और 10th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री तो फिर काफ़ी आसान हो जाएगा, कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बेसिकली हम लोग इस चैप्टर को समझने लायक कंटेंट तैयार कर लेंगे। कंटेंट तैयार कर लेने के बाद हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में दिख रहा है, इसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप जूनियर क्लासेस में लगभग हर एक ईयर कवर किए हैं। 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, 8th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, 7th में पढ़े होंगे, पढ़ते ही रहे होंगे, आज भी पढ़ेंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंज एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। वाटर का कन्वर्जन आइस में हो गया, तो आपसे पूछा जाए वाटर का फार्मूला, आप बोलोगे H2O। फिर पूछोगे आइस का फार्मूला, बोलोगे H2O। वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। पूछा जाएगा बताओ वेपर का फार्मूला, बोलोगे H2O। लेकिन वही वाटर का फॉर्मेशन के वक्त अगर देखा जाए तो बोलेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो वाटर बन गया। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स टू वाटर, और आइस वाटर में चेंज हुआ और वाटर वेपर में चेंज हो गया। इसका फार्मूला H2O, इसका फार्मूला H2O, आइस का फार्मूला H2O। तो क्या कोई केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग आया? नहीं। जब फार्मूला ही नहीं बदला तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग आया? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात, फिजिकल प्रॉपर्टी बदला। यहां पे अगर बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपना पहचान है और वाटर का एक अपना पहचान है। हाइड्रोजन हाईली कंबसिबल होता है, ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबसन होता है, सपोर्टर ऑफ कंबसन होता है, और वाटर फायर को एक्सटिंग्विश करता है, एक्सटिंग्विशर्स। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स, इसका मतलब क्या हुआ? वाटर जिस चीज से बना हुआ है वो इसका प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर गया, यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर गया। ऐसे चेंजेस को केमिकल चेंज बोलते हैं, और यहाँ पे जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी बदल रहा है उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगा, केमिकल चेंज में फिजिकल और केमिकल दोनों बदल जाएगा। अगर बात करें फिजिकल चेंजेस में, किसी तरह का न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। H2O था, H2O बना, फिर H2O ही रह गया, चाहे वो आइस हो, वाटर हो या वेपर हो। लेकिन केमिकल चेंज में बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है आपको, वाटर जो बना है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी शो करने नहीं जा रहा। तो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, फिजिकल चेंज में वही सब्सटेंस रह जाता है, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। फिजिकल चेंज ऑलवेज रिवर्सिबल नेचर का होता है। अगर हम वाटर को आइस में हो तो आइस को वाटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वाटर को वेपर में तो वेपर को वाटर में कंडेंस करवा सकते हैं।
तो फिजिकल चेंजेस आर ऑलवेज रिवर्सिबल इन नेचर, बट केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। कुछ ही एग्जाम्पल है जहां पे केमिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज कंसीडर किया जाता है। कुछ ही ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे केमिकल चेंज रिवर्सिबिलिटी को शो करता है, जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जब अमोनिया बनता है तो एक रिवर्सिबल चेंज। फर्स्ट क्या हम लोग कंपैरिजन लिख सकते हैं, फिजिकल चेंजेस। इन केस ऑफ फिजिकल चेंजेस ऑलवेज फिजिकल प्रॉपर्टी विल डिफर, but in case of chemical property changes, physical as well as chemical property will differ. In case of physical change, change is always reversible in nature, but in case of chemical change, it may be reversible. It may be reversible. That means only very few examples we have which will show reversibility. In case of physical change, no new substances are formed, but in case of chemical change, always a new substance is formed. So these are the basic difference between physical and chemical change. और हम लोग को यहाँ पे केमिकल चेंज को लेके आगे बढ़ना है। केमिकल चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से, एक को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, दूसरे को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। एक को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, दूसरे को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यहीं पे हम लोग इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को ध्यान में रख के बोलते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस OXYGEN एरो देके वाटर लिख दे रहे हैं, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका हुआ केमिकल चेंज का, इसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। और अगर हम इसी के जगह पे इसका फॉर्मूला लिख दें और तब H2O लिखे तो इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। अब ये अलग बात है कि ये केमिकल इक्वेशन यहाँ पे अनबैलेंस्ड है, तो केमिकल इक्वेशन फर्दर दो पार्ट में, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई वी आर यूजिंग केमिकल इक्वेशन इन केमिस्ट्री इंस्टेड ऑफ वर्ड इक्वेशन, व्हाई नॉट वर्ड इक्वेशन वी आर यूजिंग? वेरी सिंपल, बिकॉज वर्ड इक्वेशन इज लेस इंफॉर्मेटिव। इससे हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस केमिकल इक्वेशन को जब बैलेंस कर देते हैं तो सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा कि क्या हम वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, गिवन वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में? क्या हम वर्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस चैप्टर का। आपको गिवन वर्ड इक्वेशन होगा, आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना होगा, तो इसका सबसे पहला स्टेप होगा कि वर्ड इक्वेशन में जो कंपाउंड मेंशन्ड है उसका फार्मूला आपको सही सही पता होना चाहिए। अदरवाइज आप गलत फार्मूला यूज करते हो तो कभी भी आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये होने जा रहा है कि वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते वक्त हमको हर एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने आना चाहिए, जो कि हम सबसे पहला टॉपिक कवर किए। केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका, शॉर्टकट तरीका भी बताया आपको। फिर हम आपको बताया कि मेटल और नॉन मेटल्स जो आयंस बनाता है उसका वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका नेमिंग कैसे करते हैं। फिर पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है, पॉलीएटॉमिक आयंस का वैलेंसी और कुछ ट्रिक्स कैसे हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस को याद कर ले, ये सब कुछ बताए। इसके बाद आपके लिए बस एक छोटा सा प्रैक्टिस आपको काफ़ी स्ट्रांग बना देगा इस पर्टिकुलर पोर्शन में, और तब वैसे सिचुएशन में काफ़ी मजा आएगा आपको कि वर्ड इक्वेशन को आप आसानी से केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, और तब आप नेक्स्ट स्टेप सोचोगे कि कैसे उस इक्वेशन को बैलेंस करें। क्योंकि बैलेंसिंग के बाद
वो एक सबसे बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा केमिकल चेंज। हर एक बैलेंस इक्वेशन डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड उसी समय है जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। कैलकुलेशन हम उसी शर्त पे कर सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, अदरवाइज काफ़ी डिफिकल्टी होगा। तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक कवर किए, राइटिंग करेक्ट केमिकल फार्मूला। सेकेंड, चेंजेस कितने तरह का होता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस ये हम लोग देखें। और थर्ड इज वर्ड एंड केमिकल इक्वेशन, केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो वर्ड एंड केमिकल इक्वेशन, उसके बारे में हम लोग जाने। तो वर्ड इक्वेशन में लिटरली हम लोग लिख देते हैं कंपाउंड का नाम, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। और केमिकल इक्वेशन में हमको करेक्ट केमिकल फार्मूला मेंशन करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन लिख पाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, जो एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा एंटायर केमिस्ट्री में। लाइफ में कभी भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा इसका, आपको बैलेंस करने आना चाहिए। और टॉपिक है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको नेक्स्ट